हमारा एक दुश्मन फरार हुआ है। सारी रात हम इसकी तलाश में भटके फिरे हैं। एक रात में इसने इतने सारे हंगामे कर डाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते बाबा जी। वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। इसके पास राइफ़ल वगैरह भी है। 2 डाकुओं को इसने शदीद ज़ख्मी कर दिया है। जो मेहमान मेरे पास आया है वो ऐसा तो नहीं लगता भाई, फिर भी आप इससे मिल लो, देख लो, सो रहा है अंदर। बाबा जी, अगर वो हमारा मतलूबा आदमी निकला तो तुम्हें इनाम मिलेगा। तुमने दिलावर ख़ान का नाम तो सुना होगा। वो दिलावर ख़ान के भाई बदर शाह का कातिल है। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर वो ये सब कुछ है तो आप इसे पकड़ लो, जो अल्लाह की मर्ज़ी। बूढ़े ने कहा। मेरा दिमाग बरक रफ्तारी से काम कर रहा था। इन बातों को सुनने के बाद मुझे ये अंदाज़ा तो हो गया था कि आने वाले दिलावर ख़ान के आदमी हैं। कमबख्त मुसलसल मेरे सुराग में थे और मेरे बारे में सब कुछ मालूम करते हुए आ रहे हैं। ये बात काबिल दाद थी कि उन्होंने सही मानों में मेरा ताक़ुब किया था और मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। बहरहाल बहुत कम वक़्त था, सोच समझ कर फ़ैसला करना था। मैंने फुर्ती से अपना चेहरा खोल दिया। अब मैं जो कुछ करने वाला था वो मेरी मौजूदा कैफियत का पहला अमल था। अंदर दाखिल होने वाले 4 आदमी थे। इस तरह पलंग पर सुकड़ कर लेट गया कि मेरे अंदाज से ये पता भी न चले कि मैं जाग रहा हूँ। वो चारों मेरे करीब आ गए और मुझे गौर से देखने लगे। ये वही है, एक ने दूसरे से सरगोशी की। पता नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो इसे, फ़कीरों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जिसका हम पीछा कर रहे थे वो ऐसे कपड़े तो नहीं पहने हुए था। उठाओ इसे, एक और ने कड़वे लहजे में कहा और इनमें से एक ने मेरी चारपाई पर ठोकर मारी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। मैंने दोनों हाथ खिला में फैला दिए। कौन हो भाई, क्या बात है? मैंने बड़े मजलूम लहजे में कहा और आंखें खोल दी। जो शख्स मेरे करीब था वो एकदम गर्दन झटक कर पीछे हट गया। ये तो कोई अंधा है, ज़रा देखो। अंधा? हाँ, वो सब मुझे देखने लगे। मेरी आंखों में दीदे नहीं थे, लेकिन मैं इन्हें बखूबी देख रहा था। महलूल का असर अभी ज़ाइल नहीं हुआ था और मैं बड़े आराम से हर चीज़ देख सकता था। इन चारों के चेहरों पर हैरत के नकूश फैल गए। नहीं बाबा, ये कहाँ से आया? ये तो वैसे ही कोई मजबूर सा आदमी है। बेचारा आंखों से अंधा। दिमाग ख़राब हुआ है तुम्हारा? किसके पीछे लग कर यहाँ तक पहुँच गए हो? वो सब एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। उन्होंने ज़्यादा तफ्तीश की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। मैं बदस्तूर मजलूम चेहरा बनाए इन्हें देखता रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, क्या बात है बाबा, मुझे भी तो कुछ बताओ। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया और वो लोग बाहर चले गए। बाहर बूढ़ा बाबा मौजूद था। पकड़ा नहीं भाई तुमने इसे? अरे बाबा नहीं, ये हमारा आदमी नहीं है। और कोई भी आया था यहाँ पर? नहीं, कभी कभी अल्लाह का कोई बंदा चला आता है। मगर अचानक इनमें से एक ने कहा, बाबा सही, आप हमें यहाँ की तलाशी लेने की इजाज़त देंगे? अरे भाई, इस झोंपड़ी में रखा ही क्या है? जैसे दिल चाहे तलाशी ले लो। वो लोग चारों तरफ मारे मारे फिरते रहे। मैं टटोलता हुआ बाहर आ गया और बाहर बूढ़े बाबा ने मुझे देखा था। तुम अंधे हो? अरे तुम अंधे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मजलूम सी शक्ल बनाकर बैठ गया। बूढ़ा बड़े तासुफ का इजहार कर रहा था। इसने कहा, रात को तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम अंधे हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, पानी पिला दो, इनमें से एक ने कहा। पानी के बर्तन पीछे रखे हुए हैं, मैं लाता हूँ। जी नहीं, हम खुद पी लेते हैं। फिर इन चारों ने पानी पिया और इसके बाद वो वहाँ से बाहर चले गए। मैं बड़े अजीब व गरीब अंदाज से सोच रहा था। इस वक्त आंखों में दीदे ना होना मेरी ज़िंदगी की ज़मानत बन गया था। इस तरह तो अच्छों को धोखा दिया जा सकता था। वाकई मेरी शख्सियत बड़ी बाकमाल हो गई थी। अभी तो मैं अपने दुश्मनों में ही घिरा हुआ था, लेकिन हालात बता रहे थे कि आगे चलकर आंखों की इस गैर मौजूदगी से बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। वो लोग चले गए और मैं चलने की तैयारियां करने लगा। बाप की कब्र पर आना था। फातिहा खानी कर ली, दिल को सुकून हो गया। अब मुझे वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाना चाहिए, जहां दिलावर ख़ान और बदर शाह के दूसरे साथियों का ताल्लुक़ था। अगर वो मेरे रास्ते में आए तो इन्हें देख लूँगा। असल दुश्मनी मेरी बदर शाह से थी और मैंने इससे इंतकाम ले लिया था। बाकी सारे लोग तो वो एक अलग कहानी थी। रफ्ता रफ्ता इन सारी कहानियों को निपटा लूँगा। मैंने बाबा के साथ मज़ीद कुछ वक्त गुजारा और फिर इससे इजाज़त मांगी। कहाँ जाओगे भाई? शहर जाना है, यहाँ कोई सवारी मिल जाएगी? बस है, बस से जा सकते हो। मैं चला जाऊँगा। नहीं, मुझे माफ़ करना, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम अंधे हो, वरना तुम्हारी खिदमत मैं अपने हाथ से करता। फिर भी तुम सारे काम कर लेते हो। हाँ बाबा जी, कुदरत मन की आंखें खोल देती है, अगर तन की आंखें बंद हो जाएं तो। बिल्कुल ठीक कहते हो। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेबस नहीं रहने देता, वो खुद इनका मुहाफिज बन जाता है। बूढ़े ने दिलसोजी से कहा। मेरे लाख मना करने के बावजूद वो मेरे साथ इस सड़क तक पहुंचा और फिर गुजरने वाली एक बस को इसने हाथ देकर रोका। भाई, शहर में उतार देना। बाबा जी, टिकट लेगा ये? कंडक्टर ज़रा गलत फितरत का मालिक था। जो कुछ देगा ले लेना भाई, इंसानों को इंसानों पर रहम करना चाहिए।
कंडक्टर ने मुझे धक्का देकर ऊपर चढ़ाया था और बस आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाकर मैंने वो अपनी काली ऐनक आंखों पर लगा ली। मैं महसूस कर चुका था कि बहुत से लोग मेरी आंखों में देखने से टकरा रहे थे। बहरहाल इसके बाद खामोशी से बस का ये सफ़र शुरू हो गया। बस ने मुझे शहर उतारा तो मैं एक सुनसान सी जगह पर पहुंचकर अपनी वो छोटी सी गठरी खोलने लगा जिसे मैं उठाए हुए था और जिसमें मेरे गैर इस्त्री शुदा कपड़े मौजूद थे। कफनी उतार कर मैंने एक तरफ फेंकी, अपने कपड़े पहने और इसके बाद अपने होटल की जानिब चल पड़ा। इससे पहले की ज़िंदगी बस ज़िंदगी के तौर पर गुजरी थी। बाबा थे और मैं था। हम दोनों बाप बेटे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। बेशक हमारी सादा सी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल थे, लेकिन ऐसे नहीं जो हमें परेशान करें। लेकिन फिर इस ज़िंदगी में एक भौचाल आ गया। इस भौचाल ने सब कुछ तहबाला कर दिया। बाबा मुझसे जुदा हो गए। मेरे सामने ज़िंदगी का कोई मकसद ही न रहा। दुनिया से बेखबर नहीं था। ये जानता था कि दुनिया आनी जानी चीज़ है, जो आता है वो जाता भी है, लेकिन आम सा इंसान था। बाबा की जुदाई को बर्दाश्त न कर सका। तबीयत में दरिंदगी थी जिसका पहले कभी अदराक नहीं हुआ था, वरना इंसानों को ज़िंदा जला देना बहरहाल एक काम होता है। जेल पहुंच गया, फिर वहां से एक नई हंगामा खेज कहानी का आगाज़ हो गया जिसने यहाँ तक पहुंचा दिया था। इस कहानी में बस एक किरदार ऐसा था जो दिल के लिए खलिश बन गया। शर्मीन, जिसने अपने बाप से बगावत करके मुझे एक अजीब व गरीब शख्सियत बना दिया था और वो आंखें देती थी जो ना होने के बावजूद थी। बहरहाल यहाँ ज़िंदगी के बहुत से तजुर्बात हुए थे और ये अंदाज़ा हुआ था कि मैं इस अपनी अनोखी शख्सियत से बहुत सा काम ले सकता हूँ। अब ज़रा आराम करना चाहिए और इसके बाद मुस्तकबिल के बारे में सोचना था। जब ये सब कुछ हो ही गया था तो फिर क्यों ना ज़िंदगी में कुछ किया जाए, ऐसा अमल जो आगे की ज़िंदगी में मदद दे सके। काया ही पलट गई थी मेरी। 2 दिन तक होटल से बाहर नहीं निकला। ये होटल मेरे लिए एक इंतहाई महफूज पनाहगाह थी। तीसरे दिन फिर तबीयत में जौलानी पैदा हुई। दुनिया से इस तरह कट कर नहीं रहना चाहिए। मैं एक खूबसूरत सा लिबास पहनकर अपनी आम ऐनक लगाकर बाहर निकल गया। दूसरी ऐनक को तो मैंने इंतहाई एहतियात के साथ महफूज कर लिया था। वो ख़ास मौक़ों पर निकाली जाने वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं इसकी अहमियत से वाकिफ़ था और किसी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहता था। शहर की हंगामा आराइयाँ शबाब पर थी। दोपहर को एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और खाना तलब कर लिया। फिर खाने से फारिग भी नहीं हुआ था कि अचानक ही मैंने पुलिस को रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देखा। जो लोग पुलिस को लेकर आए थे, इनके चेहरे देखकर मैं खटक गया। ये रेंटे कार के मालिकान थे जिनसे मैंने कार हासिल की थी। एक लम्हे के लिए बदन में सनसनाहट दौड़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे मैंने अपने आप को बेताल्लुक़ कर लिया और खामोशी से खाने में मशगूल हो गया। अलबत्ता यहाँ मैंने थोड़ी सी अदाकारी की थी जो मेरी अक्लो दानिश का नतीजा थी। मैं खाने के बर्तन इस तरह टटोलने लगता था जैसे मुझे कुछ नज़र न आ रहा हो और मैं सिर्फ अंदाजे की बिना पर खाना खा रहा हूँ। एक आध बार मैंने गलत जगहों पर भी हाथ मारे। पानी का गिलास उठाया तो वह उलट गया। पुलिस वाले मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए, लेकिन मैं इनसे बेखबरी का मुजाहरा करते हुए खाने में मसरूफ़ था। मैंने महसूस किया कि वो सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। रेंटे कार वाले शख्स ने कहा, मिस्टर एहसान, कहाँ गायब है आप? मैंने इधर उधर निगाहें दौड़ाई और फिर खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ये एक्टिंग कर रहा है इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। रेंटे कार वाले शख्स की आवाज़ उभरी, क्या नाम है तुम्हारा? इंस्पेक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और मैंने अंधा होने की बेहतरीन अदाकारी की। कौन है भाई? बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये अंधा बनना चाह रहा है। क्या हुआ? मैं समझा नहीं हूँ भाई। उठो, तुम्हें हमारे साथ चलना है, इंस्पेक्टर बोला। कहाँ भाई साहब, मुझे कुछ बता तो दीजिए, मैंने कहा। पुलिस स्टेशन, और कहाँ? ओ, मगर कोई गलती हो गई है मुझसे। आप मुझे पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हैं भाई साहब? ये तुम्हें पुलिस स्टेशन चलकर ही मालूम हो जाएगा मेरे बच्चे, इसने किसी कदर जारिहाना लहजे में कहा। पुलिस इंस्पेक्टर भी गालबन मुकम्मल शख्सियत का मालिक था। चाहता तो आसानी से मेरी ऐनक उतार कर मेरा चेहरा देख सकता था। मैंने भी इसे ख़ास तौर से इस तरफ मुतवज्जा नहीं किया। खाने का बिल अदा करने के लिए मैंने जेब में हाथ डाला। वेटर वगैरह मेरे पास आ खड़े हुए। मैंने लरसती हुई आवाज़ में पूछा, वेटर साहब इधर आइए, ज़रा मुझे बताइए पैसे कितने हुए? ओए, पैसे हम अदा करेंगे तेरे, तू अपनी जगह से तो उठ। रेंटे कार के मालिक ने गालबन इंस्पेक्टर साहब को पूरी तरह समझा दिया था कि इन्हें क्या करना है। बहरहाल वो लोग मुझे बाहर ले आए, जीप में बिठाया। मेरे दिल से खौफ निकल गया था, हालांकि मैं जानता था कि इस छोटे से मामले के अलावा एक ऐसा बड़ा मामला है जो मेरे लिए इंतहाई संगीन है, यानी जेल से मफरूर मुजरिम। इस हैसियत से मेरी शनाख्त हो गई तो शायद वो लोग आसानी से मेरी हैसियत को तस्लीम न करें। हालांकि मेरी बचत का बेहतरीन ज़रिया ये था कि मेरी तो आंखें ही नहीं थीं। बड़े से बड़ा आई सर्जन मेरी बात की तस्दीक कर सकता था। जो काम प्रोफेसर जुर्गान ने किया था वो अभी तक दुनिया के इल्म से बहुत दूर था। गर्ज ये कि मैं पुलिस स्टेशन पहुँच गया। रेंटे कार का
मालिक फ़ेरोज़ ख़ान भी साथ ही था। थाने में मुझे डीएसपी साहब के सामने पेश किया गया। देखने ही से अच्छी शख्सियत का मालिक मालूम होता था। इंस्पेक्टर ने इसे सैल्यूट किया और बोला, ख्वाजा साहब मुलजिम को ले आए हम। हाँ। डीएसपी ने मुझे गौर से देखा और बोला, क्यों फ़ेरोज़ ख़ान साहब, यही बंदा है? 100% यही जनाब, मेरे आदमी शहर भर में इसे तलाश कर रहे थे। अब हम नए कारोबारी तो है नहीं, अगर ऐसे बंदे हमें चोट दे जाएं तो फिर हमें तो ये कारोबार बंद ही कर देना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। क्यों भाइयों शहनशाह मुअज़्ज़म, ये अपनी खूबसूरत ऐनक उतार दीजिए। मैं आपको बताऊं फ़ेरोज़ ख़ान साहब, ये जितने मुजरिम किस्म के बंदे होते हैं ना, ये सबसे पहले अपनी आंखों को छुपाते हैं। ख्वाजा साहब, इस बंदे ने तो अंधा होने की एक्टिंग शुरू कर दी। हमें देखते ही इधर उधर हाथ पाँव मारने लगा, उल्टी सीधी हरकतें करने लगा। वाह भाई वाह, जाहिर है ये भी तरबियत याफ्ता ही होगा। वही ऐनक उतार, डीएसपी ने कहा और मैंने हाथ में राशा पैदा किया जैसे लर्ज रहा हूँ और ऐनक उतार दी। हाँ, ख्वाजा साहब ने कहा और एकदम चौंक कर अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने घूर कर मेरी आंखों को देखा, फिर इंस्पेक्टर की तरफ और इसके बाद फ़ेरोज़ ख़ान की तरफ। सारे के सारे मेरी आंखों के गड़े देखकर हक्का बक्का रह गए। ख्वाजा साहब ने मुंह आगे बढ़ाकर मुझे गौर से देखा। हालांकि मैं एक एक शख्स के चेहरे पर छाई हुई हैरत को देख रहा था, लेकिन अब भी अदाकारी ही मेरी पूरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड मुरतब कर रही थी। ख्वाजा साहब ने कहा, खुर्शीद अली, क्या तुम भी अंधे हो? ख्वाजा साहब, ये थू है तुम्हारी शक्ल पर। तुम इंस्पेक्टर क्या हवालदार बनने के काबिल भी नहीं हो, और क्यों इस बेचारे को पकड़ लाए हो तुम? वो ख्वाजा साहब, वो यार फ़ेरोज़ ख़ान, ये है तुम्हारा तजुर्बा। मेरा तो दिल दुख कर रह गया। जवान आदमी है, कितनी अच्छी शक्ल और सूरत का मालिक है। ओ यार, एक शख्स अल्लाह की तरफ से बिनाई से महरूम है और तुम इसे मुजरिम समझकर पकड़ लाए हो। आप यकीन कीजिए ख्वाजा साहब, इतना मिलता है ये इस आदमी से कि मैं बयान नहीं कर सकता। आप अगर एक निगाह से इसे देख लेते जी। यार खुदा से डरो, तुम्हें भी अपनी कब्र में जाना है। भाई साहब, माफ़ी चाहते हैं हम लोग। आपकी शक्ल सूरत का एक आदमी इनसे कार ले गया था, वो वापस नहीं लाया। एहसान नाम था इसका। आपका नाम क्या है? कैसर बेग। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जवाब दिया। कैसर बेग, बहुत माफ़ी चाहते हैं हम आपसे, बड़ी गलती हो गई। बस आजकल लोग इतनी ज़हीन हैं। इन इंस्पेक्टर साहब को कम अज़ कम आपकी ऐनक उतरवा कर देख लेना चाहिए था। वाह भाई वाह, चलो बोतल लाओ बेग साहब के लिए। नहीं जनाब, आपका बेहद शुक्रिया। मैं तो एक मज़लूम सा परेशान हाल आदमी हूँ, बस ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। क्या करते हो? मैं क्या करूँगा जनाब, बस थोड़ी सी ज़मीन है, यहाँ एक शादी में आया था, ऐसे ही घूमने बाहर निकल आया। कभी कभी बड़ा दिल उकता जाता है। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, मुझे भूख लग रही थी, मैं होटल में खाना खाने बैठ गया, वो किसी काम से चला गया। तय ये हुआ था कि वो 2 घंटे के बाद मुझे होटल से वापस ले लेगा कि ये लोग आ गए और मुझे पकड़ लाए। और इंस्पेक्टर, जाओ इन्हें इसी होटल छोड़ कर आओ, जल्दी करो, कहीं इनका दोस्त आकर चला न जाए। यस सर। आइए जनाब। फ़ेरोज़ ख़ान वापसी के लिए पलटा तो डीएसपी साहब ने कहा, तुम इधर बैठो यार, बात करनी है तुमसे। रेंटे कार का मालिक वापस बैठ गया। इंस्पेक्टर मुझे लेकर आ गया। यार तुम्हें वहीं मुझे बता देना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका ही दिया कब? यार मैं भी माफ़ी चाहता हूँ, वो बंदा भी धोखे में आ गया, वरना वो भी गलत आदमी नहीं है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि वाकई बेचारा वो भी गलत आदमी नहीं है, मैं कार इसे वापस कर देता, लेकिन मामला ही दूसरा हो गया। खैर कोई बात नहीं। थोड़ी देर के बाद मुझे होटल पहुँचा दिया गया। तुम्हारा दोस्त किस हुलिये का है? कहीं वो आकर चला न गया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो जाएगा नहीं। तो फिर मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर मुझे होटल में छोड़ गया, लेकिन जब मैंने देखा कि इसकी गाड़ी वापस चली गई है तो मैं होटल से बाहर निकल आया। मेरे होंठों पर मदम सी मुस्कुराहट थी, ऐनक मैंने आंखों पर लगा ली थी। अलबत्ता मैं ये सोच रहा था कि रेंटे कार के मालिक बेचारे को नुकसान क्यों पहुँचाया जाए। कार बेशक हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन पहली बात तो ये कि इन कारों का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी इसे मुरम्मत करवा कर देगी। दूसरी बात यह कि कार वहाँ पड़े रहने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। कार अगर इसे ही वापस मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चुनाचा थोड़ी देर तक पैदल चलता रहा। बेशक बाहर निकलने पर फौरी तौर पर एक हादसा हुआ था, लेकिन इस हादसे ने मेरे अंदर पुख्तगी पैदा कर दी थी। आगे के लिए मैं अपनी ज़िंदगी का लाया अमल मुरतब कर सकता था। कुछ देर मैं सोचता रहा। इसके बाद मैंने एक टैक्सी रोकी और इसमें बैठकर उधर चल पड़ा जहाँ रेंटे कार का ऑफिस था। मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच गया। असल में मुझे वहाँ का टेलीफोन नंबर मालूम नहीं था। मैंने सोचा जो बोर्ड लगा हुआ था इस पर टेलीफोन नंबर भी लिखा हुआ था, वहाँ से नंबर ले लूँगा, और मैंने ऐसे ही किया।
लेकिन मुझे ये बात मालूम थी कि फ़रोज़ ख़ान को डीएसपी ने बिठा रखा है। इस इलाके में उतरने के बाद मैंने कोई टेलीफोन बहुत तलाश किया और यह आसानी से मुझे मिल गया। मैंने इस नंबर पर रिंग किया जो दुकान के बोर्ड पर लिखा हुआ था। फ़ौरन ही किसी ने फ़ोन उठा लिया। मुझे फ़रोज़ ख़ान साहब से बात करनी है। ख़ान जी इस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं हैं। आप कौन हैं? मैनेजर रियाजुद्दीन। रियाज साहब, मैं आपको एक इत्तला देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, फरमाइए, क्या बात है? एहसान नामी एक शख्स ने आपसे रेंट पर कार ली थी। हाँ, ली थी और हमारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब पैदा कर दिया था। मगर आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? एहसान की कार का एक्सीडेंट हो गया था। मेरा मतलब है रेंट ए कार का। अच्छा, कहाँ हो गया था? मगर आप कौन साहब बोल रहे हैं? यार, काम की बात सुनो। मैं कौन साहब बोल रहा हूँ, फालतू बातें मत करो। कुछ कह दूंगा तो बुरा मान जाओगे। जो कह रहा हूँ वो सुनो। कमाल है, आप हमें इतनी अहम इत्तला दे रहे हैं। आपको मालूम है कि वो कार लीजिंग की नहीं थी, बल्कि हमारी अपनी ख़रीदी हुई थी। इंश्योरेंस भी नहीं था इसका। ये सारे आपके मामलात हैं। मैं क्या दिलचस्पी रख सकता हूँ इससे? मेरे भाई, जो दिलचस्पी रखते हो तो वो बता दो, मैनेजर ने कहा। पता नोट कीजिए। कार को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। आपको वो इस इलाके से मिल जाएगी, वहाँ से उठवा लीजिए। लिखवाइए पता। मैंने मुकम्मल याददाश्त से वो पता मैनेजर को नोट करा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बड़ी मुश्किल हल की है आपने मेरी। मगर ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन? मैंने टेलीफोन बंद कर दिया, रिसीवर पर से अपनी उंगलियों के निशानात मिटाए और इसके बाद वहाँ से बाहर निकल आया। फिर थोड़ी देर बाद एक टैक्सी ने मुझे मेरे होटल पहुंचा दिया। होटल आने के बाद सबसे पहले मुझे अपनी ज़िंदगी के कीमती सरमाए को देखना था। मैं चाहता था कि वो महफूज रहे, बल्कि इस सिलसिले में आज मैंने अपने इस होटल में बैठकर एक और फ़ैसला किया। ज़ाहिर है अभी मुझे होटलों में ही क़याम करना था। अभी तक आगे की ज़िंदगी के लिए कोई लाया अमल मुरतब नहीं किया था। लेकिन सबसे पहला काम मुझे ये करना था कि किसी और होटल में कमरा हासिल कर लूँ, इस कमरे को मुसलसल अपने नाम पर कायम रहने दूँ और यहाँ वो चीज़ें महफूज रहने दूँ, क्योंकि मेरी सरमाया हयात को इधर उधर मुंतकिल भी नहीं होना चाहिए। ये फ़ैसला करने के बाद मैंने तैयारियाँ की। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा ताक़ुब करके मेरे इस होटल तक पहुँचे और इस कमरे का पता लगा ले। इस कमरे को महफूज रहना चाहिए। हाँ, कभी किसी वक़्त मुनासिब हो जब मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कोई और रास्ता मुंतखब कर लूँ तो ये मताए हयात कहीं और मुंतकिल कर दूँगा। सामान तैयार करने के बाद मैं बाहर निकल गया। काउंटर मैनेजर के पास पहुँचा और इसे कहा, मैनेजर साहब, मैं कुछ अरसे के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कमरा मेरे नाम पर रिज़र्व रहे। सर, आप जब तक यहाँ रहना चाहें रहें। आपको पता है कि किसी चीज़ को रिज़र्व रखने के लिए। हाँ, मुझे पता है। आप मुझसे 1 महीने का किराया एडवांस ले लीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बस इतनी ही सी तो बात है, मैनेजर ने रजिस्टर निकालते हुए कहा। मैंने इसे कमरे का 1 महीने का रेंट अदा कर दिया और मैनेजर ने खुशदिली से गर्दन झुकाते हुए कहा, हमारे लायक और कोई खिदमत नहीं, बस शुक्रिया। मैं चंद रोज़ के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊँगा। आपका कमरा है जनाब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं बाहर निकल आया। फिर एक टैक्सी रोककर मैंने टैक्सी ड्राइवर से किसी अच्छे से होटल चलने के लिए कहा और आखिरकार मुझे एक 4 स्टार होटल पसंद आया। 4 स्टार होटल की 5वीं मंजिल पर मुझे एक खूबसूरत कमरा मिल गया। दौलत इंसान के लिए क्या मुकाम रखती है, बस कहा नहीं जा सकता। अभी तो मेरे पास वो रकम चल रही थी जो मैंने प्रोफेसर जुर्गाम से वसूल की थी, लेकिन अपने शानदार एयर कंडीशन कमरे में तमाम दुनिया से फारिग होने के बाद एक सोफ़े पर बैठकर मैंने सोचा कि जो नई कुव्वत मुझे हासिल हुई है इससे और फ़ायदे उठाए जाने चाहिए। लेकिन सबसे पहले मुझे इतनी माकूल रकम का बंदोबस्त करना चाहिए जिससे मेरे नई शानदार ज़िंदगी का आगाज़ हो सके। और इसके बाद मैंने इस रकम के हसूल पर गौर करना शुरू कर दिया था।